हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल अजब ज्ञान में। कल हम लोगों ने पॉलिटी चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने डेमोक्रेसी की डिफिनेशन को डिटेल वे में समझा था और उसके साथ साथ डेमोक्रेसी के फीचर्स को भी देखा था। फर्स्ट फीचर्स थे, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके सेकंड और थर्ड फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप लोग जाकर वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देख लें, तभी आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए फिर हम लोग इसके सेकंड फीचर्स को स्टार्ट करते हैं। सेकंड फीचर्स की डिफिनेशन क्या है? सेकंड फीचर्स क्या कह रहा है? अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब कि जो डेमोक्रेसी है वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें भी कोई डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल ना किया जाए। जिससे क्या हो कि जो करेंटली इन पावर में है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके पास भी चांस हो कि वो लूज़ करे, इलेक्शन हारे, और जो अपोजिशन पार्टी है उसके पास भी ये चांस हो कि वो रूलिंग पार्टी बने। इसके एग्जांपल्स हम लोग अब देखते हैं। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चाइना में इलेक्शंस जो होते थे हर 5 years बाद होते थे, कंट्री के पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए। पार्टी थी नेशनल पीपल कांग्रेस। पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री 3000 members elected from all China. Before contesting elections, a candidate need the approval of the Chinese Communist Party. Only those are members of Chinese Party allowed to contest election held in 2003, 2002 and 2003. देखिए दोस्तों, जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस थी, तो उसके पास ये पावर थी कि वो अपॉइंट कर सकती थी प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री को। 3000 मेंबर्स इलेक्ट होते थे ऑल ओवर चाइना से। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा ध्यान से कि बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन से कंटेस्ट करने से पहले एक कैंडिडेट को अप्रूवल लेना होता था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। अब ये बताइए दोस्तों मुझे कि आप ये खुद ये सोच सकते हैं कि कोई भी पार्टी अपना कंपटीटर क्यों खड़ा करना चाहेगी? कोई भी पार्टी ऐसा नहीं करेगी। तो ये जो रूल थे चाइना में, सीधे सीधे ये तो क्या कर रहे थे, अगेंस्ट जा रहे थे जो हमारा सेकंड फीचर जो डिफिनेशन है। तो ओनली दोज हु मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो केवल जो मेंबर होते थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्हीं को अलाउ किया जाता था कि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकें। तो इस तरीके से इलेक्शंस होते थे चाइना में। नेक्स्ट देखते हैं, उसी तरीके से हम देखते हैं सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। उसी तरीके से क्या हुआ, 1930 से मैक्सिको भी क्या करता था, इलेक्शंस होते थे। मैक्सिको में भी इलेक्शंस होते थे। यहाँ पर हर 6 years के बाद होते थे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए। देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर इलेक्शंस होते थे। Until 2000 every election was won by party called PRI, institutional revolutionary parties. Opposition contest election but never managed to win. The PRI was used many dirty tricks to win election. यानी कि यहाँ पे क्या होता था, अपोजिशन कंटेस्ट कर सकते थे। चाइना में जैसे हम लोगों ने देखा, चाइना में क्या होता था, अप्रूवल करना होता था आपको कम्युनिस्ट पार्टी से। तो वहाँ पर जो क्या था कि अपोजिशन पार्टी के पास कोई चांस ही नहीं था कि वो इलेक्शन में पार्ट ले सके। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन जो पार्टी होती थी वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकती थी, बट कभी भी जीत नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि जो PRI थी वो कई सारे डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी इलेक्शन को जीतने के लिए। क्या डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी? ऑल दोज हु वेयर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। पहला ये था कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे उनको
इन गवर्नमेंट ऑफिस में उनको अटेंड करना था पार्टी की मीटिंग को। अब आपने अक्सर सुना होगा कि गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उनका क्या होता है कि जो रिलेटेड होते हैं वो वर्क करते हैं एज अ गवर्नमेंट, पार्टी के अंदर वो वर्क नहीं करते। पार्टी के अंदर वर्क कौन करते हैं, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं कि पार्टी किस तरीके से इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करेगी, कैसे कंपेनिंग होगी, ये सब करने का काम उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनके जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं एक्चुअल वो करते हैं, जो उनके जो मेंबर्स होते हैं पार्टी के। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे उनको अटेंड करना होता था पार्टी की मीटिंग को। नेक्स्ट क्या था, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल फोर्स टू पेरेंट्स टू वोट फॉर देयर PRI। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो टीचर्स होते थे, जो गवर्नमेंट टीचर्स होते थे, वो क्या करते थे, पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि वो वोट करें PRI को। मीडिया को काफ़ी हद तक ये इग्नोर करना होता था जो एक्टिविटीज़ होती हैं अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि कोई भी अगर वो अपोजिशन पार्टी कोई भी काम कर रही है तो उनको हमेशा वो इग्नोर करना होता था। वो अपने न्यूज़ चैनल्स पे कोई भी न्यूज़ वो नहीं शो कर सकते थे। केवल क्या वो शो कर सकते, उनको अगर क्रिटिसाइज़ करना है, अपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज़ करना है तो वो केवल अपने टीवी चैनल्स में शो कर सकते थे ताकि जो PRI थी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े। तो इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स का ये लोग इस्तेमाल करते थे। पोलिंग बूथ शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द PRI स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो पोलिंग बूथ होते थे उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था लास्ट मिनट में, और जो PRI थी वो लार्ज यानी कि काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करती थी। जो कैंपेन होते थे कैंडिडेट के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा वो खर्च करती थी। तो आपने देखा कि जो हमारा जो सेकेंड फीचर्स था, ये दोनों चाइना और मैक्सिको उसको क्या कर रही थी, उसको फॉलो नहीं कर रही थी। तो इस तरीके से हम चाइना और मैक्सिको को भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि केवल डिफिनेशन, अगर आप कंटेस्ट कर रहे हो इलेक्शन को तो उसके बिहाफ पर हम आपको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। आपको जो उसके फीचर्स हैं उन सारे फीचर्स को यू हैव टू फॉलो। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर इन चाइना, इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड कैंडिडेट अप्रूव बाय इट। देखिए चाइना में प्रॉब्लम क्या थी कि चाइना में इलेक्शन जो थे वो इलेक्शन का कुछ इस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया था कि लोगों के पास कोई सीरियस चॉइस ही नहीं थी। क्यों चॉइस नहीं थी, क्योंकि दे हैव टू चूज़, उनको क्या करना होता था, रूलिंग पार्टी को ही चूज़ करना होता था। उसी तरीके से मैक्सिको में आप देखिए तो वहाँ पे क्या था, लोगों को मतलब एक चॉइस दिखती थी कि लोगों के पास चॉइस है। इस तरीके से इलेक्शंस में वो डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते थे कि रूलिंग पार्टी के पास कोई चांस ही नहीं था कि वो जीत सके। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम मैक्सिको एंड चाइना को भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट, द इलेक्शन मस्ट बी ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर। क्या कह रहा है इसमें कि इलेक्शन को केवल कंटेस्ट कराना वो सफिशिएंट नहीं है, उस बिहाफ पर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहला सकती। इलेक्शन जो है उसमें एक क्या हो कि एक चॉइस हो पॉलिटिकल एंड जो दूसरे अल्टरनेटिव हैं, जो अपोजिशन पार्टी है, उनके पास एक चॉइस होनी चाहिए, लोगों के पास भी एक चॉइस होनी चाहिए। मतलब इसमें क्या होना चाहिए कि पॉसिबल हो, उन लोगों के लिए भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, जो एग्जिस्टिंग रूलर्स हैं उनको वो रिमूव कर सके। ये फीचर्स जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़रूर होने चाहिए। तो चलिए हम लोग थर्ड फीचर्स को देखते हैं। थर्ड फीचर्स क्या कह रहा है, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। यानी इसमें कह रहा है कि डेमोक्रेसी में कि हर जो सिटीज़न है, एडल्ट सिटीज़न का मतलब कि आपको पता है कि इंडिया में वोट देने की एज क्या है, 18। तो एडल्ट सिटीज़न जो है उसके पास मस्ट हैव अ वोटिंग राइट होना चाहिए।
एक वोटिंग राइट होना चाहिए, एंड इफ़ ही हैज़ वोटिंग राइट तो उसके पास क्या है, उस वोट की एक वैल्यू भी, इक्वल वैल्यू भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वोटिंग राइट दे दिया, आप उस पर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि आप अगर आप हायर एजुकेटेड हो तो आपकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं, चाहे वो रिगार्डलेस ऑफ पुअर, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, उस पर्सन की वोट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। चलिए इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि क्या कंट्रीज कर रही थी। यहाँ पर देखिए आप, Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have right to vote. सऊदी अरेबिया में 2015 से पहले वुमेन के पास राइट टू वोट ही नहीं था। नेक्स्ट देखिए, एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी डिफ़िकल्ट टू गेट राइट टू वोट। एस्टोनिया जिसने अपना सिटीजनशिप रूल इस तरीके से बनाया था कि जो पीपल जो रशियन माइनॉरिटीज़ थे वहाँ पर, उनको डिफ़िकल्ट होता था कि उनको राइट टू वोट उनको पाना। लास्ट एग्जांपल है, इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी मोर वैल्यू दैन इंडियन फिजी। फिजी में जो इलेक्टोरल सिस्टम था, यानी इलेक्शन सिस्टम था, उस तरीके से था कि वहाँ के जो इंडिजीनियस फिजी से, मतलब वहाँ के जो निवासी थे, परमानेंट निवासी थे, उनके वोट की वैल्यू जो थी वो ज़्यादा थी दैट इंडियन फिजी से। तो इन तीनों एग्जांपल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारा थर्ड फीचर्स है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं ये कंट्रीज़। आपने देखा कि फिजी में क्या था, जिससे हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा कि डेमोक्रेसी में जो हर एडल्ट है उसके पास एक वोटिंग राइट होना चाहिए और उस वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें कि फिजी में क्या था कि वहाँ के जो इंडिजीनियस फिजी थे उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा थी दैन इंडियन फिजी से। तो यहाँ पर इन कंट्रीज़ को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते थे, क्योंकि ये जो फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी की उसको फॉलो नहीं कर रही थी। तो ये हमारा थर्ड फीचर्स था डेमोक्रेसी का। अगली वीडियो में जो लास्ट पार्ट इसका बचा हुआ है इसको हम कवर अप कर इस चैप्टर को ओवर करेंगे। मैं छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप क्या है क्विक रिवीजन कर सकें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले।